मैंने ये बुक पढ़ी, 2 बार पढ़ी और मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो बस एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी शीप्स को छोड़ के इजिप्ट जाता है। इसका इतना क्यों हाइप है? हाँ, मैं अल्केमिस्ट की बात कर रही हूँ बाय पॉलो कोएल्हो। 65 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई है इसकी, 80 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हुई है और 315 हफ्ते तक ये न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में रही है। दैट इज लाइक 6 years ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस बुक को वन ऑफ देयर फेवरेट बुक का टाइटल देते हैं और एक मैं हूँ जिसको इस किताब का हाइप ही समझ में नहीं आ रहा है। पर ये बुक इतनी फेमस क्यों है, ये जानने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में बात करेंगे। पॉलो कोएल्हो की लाइफ जो है ना, वो खुद एक नॉवेल है। ब्राजील 1947। पॉलो एक मिडिल क्लास कैथलिक फैमिली में पैदा होते हैं। 3 बार उनके पेरेंट्स ने उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाला था। क्यों? क्योंकि वो लिखना चाहते थे, बस यही था उनके पेरेंट्स का इश्यू। वो लॉ स्कूल ज्वाइन करते हैं, उनके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। फिर 1 साल बाद वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं और हिपी बन जाते हैं। साउथ अमेरिका, मेक्सिको, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, सीधा 70s के ट्रक कल्चर में। ब्राजील वापस आते हैं तो सॉन्ग राइटर बन जाते हैं। ब्राजीलियन रॉक स्टार्स के लिए वो लिरिक्स लिखते हैं। लेकिन 1974 में उन्हें सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अरेस्ट किया जाता है। ये एक सीरियस क्राइम है, इसीलिए कस्टडी में उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। फिर 1986 आते आते कुछ बदल सा जाता है। वो स्पेन जाते हैं एक एंशिएंट पिलग्रिमेज रूट की तरफ, कमीनो डी सैंटियागो। इस वॉक ने उनके अंदर कुछ बदल सा दिया, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो। वो वापस आते हैं और सिर्फ 2 हफ्ते में लिखते हैं द अल्केमिस्ट। मुझे एक व्हाट्सएप रिप्लाई करने में 2 महीने लग जाते हैं। उन्होंने 2 हफ्ते में एक बुक लिख दी। जिस बुक की 65 मिलियन प्लस कॉपीज बिक चुकी है, वो एक टाइम पे एक मैसिव फ्लॉप डिक्लेयर हो चुकी थी। एक छोटे से ब्राजीलियन पब्लिशर ने इसकी सिर्फ 900 कॉपीज प्रिंट की और कहा कि इसको ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, तो ये आउट ऑफ प्रिंट हो गई। पॉलो 41 ईयर्स के थे, बहुत डेस्परेट थे और उन्होंने दूसरे पब्लिशर्स के डोर नॉक करने स्टार्ट किए। एक पब्लिशर ने उन्हें हाँ कहा और जब बहुत सालों बाद पॉलो कोएल्हो उनसे पूछते हैं कि आपने उस टाइम मुझे हाँ क्यों कहा, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और तब पॉलो कोएल्हो कहते हैं शायद यूनिवर्स ने कंस्पायर किया था। स्लोली ये बुक ब्राजील में फेमस हो रही थी और एक बार एक अमेरिकन टूरिस्ट की इस पर नजर पड़ी। हार्पर कॉलिंस ने इस बुक को 1993 में पब्लिश किया और फिर ब्लास्ट हो गया। ओके, तो बुक की स्टोरी क्या है? एक स्पेनिश लड़का है जो शेपर्ड है, वो भेड़े चराता है और एक साइकोमोर ट्री के नीचे वो सोता है। उसे बार बार एक ही टाइप का सपना आता है कि इजिप्शियन पिरामिड्स के पास बहुत सारा खजाना छुपा है। एक ओल्ड मैन भी है जो अपने आप को किंग ऑफ सेलेम बताता है। वो कहीं से तो आता है लिटरली और चले जाता है। वो सैंटियागो को बोलता है कि अपने पर्सनल लेजेंड को परस्यू करो। पर्सनल लेजेंड बेसिकली तुम्हारी लाइफ की डेस्टिनी है। जो तुम्हें बचपन में चाहिए था, एग्जैक्टली वही तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। सैंटियागो अपनी सारी शीप्स बेच देता है, अफ्रीका चले जाता है और रास्ते में लुट जाता है। एक क्रिस्टल मर्चेंट के यहाँ जॉब करता है। फिर वो एक कैरावन ज्वाइन करता है सहारा डेजर्ट क्रॉस करने के लिए। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है फातिमा। वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर वो उसे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लेजेंड, रिमेंबर। फिर उसे एक एल्केमिस्ट मिलता है, रियल एल्केमिस्ट, और फिर वो दोनों मिलके पिरामिड्स की तरफ चलते हैं। क्लाइमैक्स में सैंटियागो को वॉरिंग ट्राइब्स पकड़ लेती है और अब उसे उन्हें प्रूव करना होता है कि वो सोल ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो वो क्या करता है? वो खुद को एक डस्ट स्टॉर्म में बदल देता है। लिटरली यही होता है। वो पिरामिड्स पहुंचता है, खोदता है, कुछ नहीं मिलता और फिर उसे पता चलता है कि खजाना तो वही था, स्पेन में, उसी साइकोमोर ट्री के नीचे जहां से उसने शुरू किया था। कहानी का सार ये है कि ट्रेजर वाज इनसाइड यू ऑल अलोंग। याद है स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैंने ये बुक 2 बार पढ़ी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मैं बहुत रोई थी। मैं सिर्फ 16-17 साल की थी और मैंने अपनी 21 घंटे की ट्रेन जर्नी में इस किताब को पढ़ा था। और अब जब मैं 10-12 साल बाद इस बुक को वापस पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता है। ये बुक मुझे ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या। ये बुक अगर तुम राइट टाइम और राइट एज पर पढ़ो तो वो फीलिंग बहुत अलग हिट करती है। जैसे मुझे 16-17 ईयर्स की एज में की थी। तब हमें पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है। तब पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे होते हैं कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। सब कुछ एकदम स्कैरी और फिक्स्ड सा लगता है। और एग्जैक्टली उसी टाइम पे कोई बुक तुम्हें आकर कहती है कि द यूनिवर्स विल कंस्पायर टू हेल्प यू, कि अगर तुम किसी चीज को एकदम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। ये लाइन उस एज में बहुत पावरफुल फील होती है। मेरे हिसाब से इस बुक की सबसे बड़ी पावर ये नहीं है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेचर है। राज ये है कि ये बुक हमें परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट परमिशन देती है। परमिशन टू ड्रीम, परमिशन टू लीव,
परमिशन टू बिलीव कि तुम्हारी वियर्डेस्ट से वियर्डेस्ट लाइफ चॉइस चेज करने के लायक है। और शायद हर जनरेशन को इस परमिशन की जरूरत होती है किसी ना किसी रूप में। ये बुक मुझे आज इतनी सिंपल इसीलिए लगती है क्योंकि ये बुक बहुत इनकम्प्लीट सॉल्यूशंस देती है। ये हमें ये तो समझा देती है कि हमें अपने ड्रीम्स के पीछे भागना चाहिए, लेकिन उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं उनके बारे में ये बात ही नहीं करती। क्या ये बुक मेरी ऑल टाइम फेवरेट है? नहीं। पर क्या मैं समझती हूँ कि इस बुक को पढ़कर लोग क्यों रोते हैं? शायद हाँ। तो मेरे लिए ये बुक एक सिंपल शॉर्ट फील गुड सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी है। और ऑनेस्टली एक बुक को 2 बार 2 अलग-अलग तरीकों से फील करना अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। और अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ।